आपके माध्यम से विधायक जी को चुनौती देता हूं कि वो डीएम से या डीएम को भेजा हुआ एक प्रस्ताव दिखा दें कि उन्होंने कौन सी जमीन पे। आपको पता है दरभंगा या कहीं भी आप जाइएगा ऑडिटोरियम होता है कि नहीं? हर जिले में ऑडिटोरियम है। मधुबनी जिले में एक भी ऑडिटोरियम है? कहीं भी दिखा दीजिए। यहाँ के लोगों को कल्चरल फेस्ट करना हो, कोई इवेंट करना हो, कोई समारोह करना हो, कहाँ करेंगे वो? आप एक भी सरकारी लाइब्रेरी दिखा दीजिए। कोई चुनौती नहीं है। एनडीए मधुबनी में 10 की 10 सीट जीतने जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एनडीए मधुबनी जिले में 10 की 10 सीट जीतने जा रही है और बिहार में हम पुनः 2010 दोहराने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई सिरफटौल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो नेताजी द्वारा भेजे गए हैं, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, वो चिराग पासवान जी के उम्मीदवार हैं, वो मोदी जी के उम्मीदवार हैं। और आपको पूरा एनडीए उनके नॉमिनेशन से लेके उनके कैंपेन तक में दिखेगा। नया चेहरा वाली कौन सी बात आ रही है मुझे समझ में नहीं। आप हर चुनाव को देखते होंगे तो चुनाव में जब भी कोई पहली बार लड़ता है तो नया चेहरा ही होता है, नया चेहरा ही होता है, कोई फिक्स तो होता नहीं है। अब जैसे कि यहाँ के जो भी वर्तमान विधायक हैं, ये भी कभी नए चेहरे थे, इनको कोई नहीं जानता था। लल बबुआ थे ये, क्योंकि यहाँ तो कभी रहे नहीं, कुछ किया नहीं इन्होंने। ये कभी सीतामढ़ी से चुनाव लड़े, ठीक है, जहाँ सांसद का हो, कभी एमएलसी लड़े, उस टाइप का रहा, तो कभी यहाँ रहे नहीं है। तो नया पुराना कुछ नहीं, यहाँ चुनाव एनडीए लड़ रही है। यहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में इंटैक्ट एनडीए चुनाव लड़ रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव बस कुछ हफ्तों में होना है। सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार दोनों ही दलों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन कई ऐसी सीट्स हैं बिहार में लगभग ये तय हो गया है कि वहां कौन प्रत्याशी होंगे। इसमें हम बात करेंगे मधुबनी विधानसभा के बारे में। आपको सीधे तौर पर इसके बारे में जानकारी होगी कि मधुबनी से एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग एमएलए हैं जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, वहीं एनडीए की तरफ से ना भारतीय जनता पार्टी, ना जनता दल यूनाइटेड, ना लोजपा। ये एक चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन एनडीए ने एक बड़ा फैसला लिया और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में मधुबनी की सीट गई है। और इस मधुबनी विधानसभा सीट से जो नाम आया है वो नाम भी काफ़ी चौंकाने वाला है। नाम है माधव आनंद। एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आरएलएम के एक बड़े पद पर कहा सकता है वो स्थापित हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, जो कि दूसरे नंबर का दर्जा कह सकते हैं इस पार्टी में। उस नंबर पर अभी माधव आनंद है। हमारे साथ प्रिय रंजन पांडे हैं, पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। प्रिय रंजन जी, मधुबनी विधानसभा का चुनाव कह सकते हैं दूसरे फेज में होना है। बहुत कम वक्त है, एक नया चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो बहुत आम लोगों तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन कहा सकता है एक ब्रांड है अपनी पार्टी में। किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में, क्या भूमिका होने वाली है इस बार? देखिए, ना ही तो चेहरा नया है, ना ही तो पार्टी नई है, और ना ही तो हमारे नेता नए हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आनंद माधव बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत लंबे समय से हैं। चूँकि उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, पार्टी के कहने पर वो चुनाव लड़ने आए हैं और मधुबनी जिला से हैं, मधुबनी के नागरिक हैं। और मधुबनी जिला में जितने भी लीडर मधुबनी विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। आपको पता होगा कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वो बिहार राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जिसके चेयरमैन और जिसके अध्यक्ष सीएम होते हैं और संरक्षक गवर्नर होते हैं। तो चेहरा कोई नया नहीं है और लॉयलिटी तो ऐसी ही है कि आज के समय में पता है कि दल बदल कैसा होता है। आज यहाँ मिला, नहीं मिला तो कल यहाँ मिला, और उसमें वो लगातार पिछले 10-12 सालों के साथ, जब उपेंद्र कुशवाहा जी एचआरडी मिनिस्टर थे तब भी, और उसके इन संघर्ष के दौरों में भी, उपेंद्र कुशवाहा जी के संघर्ष के दौर में भी वो लगातार उनके साथ बने हुए हैं। तो इसमें तो नया वाली कोई बात ही नहीं है और बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। यहाँ पे एनडीए चुनाव लड़ रही है, कोई भाजपा जदयू राजद वाली कोई बात तो है नहीं। सहभागिता मिल पा रही है, क्योंकि लोगों को ये आशंकाएं थी कि भाई कोई नया चेहरा आ जाएगा तो फिर एक आपसी कोताहल शुरू हो जाएगी। कैसी सहभागिता नजर आ रही है? इसमें नया चेहरा वाली कौन सी बात आ रही है मुझे समझ में नहीं। आप हर चुनाव को देखते होंगे तो चुनाव में जब भी कोई पहली बार लड़ता है तो नया चेहरा ही होता है, नया चेहरा ही होता है, कोई फिक्स तो होता नहीं है। अब जैसे कि यहाँ के जो भी वर्तमान विधायक हैं, ये भी कभी नए चेहरे थे, इनको कोई नहीं जानता था। लल बबुआ थे ये, क्योंकि यहाँ तो कभी रहे नहीं, कुछ किया नहीं इन्होंने। ये कभी सीतामढ़ी से चुनाव लड़े,
ठीक है, जहाँ सांसद का हो, कभी एमएलसी लड़े उस टाइप का रहा, तो कभी यहाँ रहे नहीं है। तो नया पुराना कुछ नहीं, यहाँ चुनाव एनडीए लड़ रही है। यहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में इंटैक्ट एनडीए चुनाव लड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से लगातार बना हुआ है कि भाई गठबंधन टूटने जा रहा है, कुशवाहा जी नाराज है। उनका एक पोस्ट, 2 पोस्ट आ गया, कुछ शेर शायरी उन्होंने कर दी, लोगों को लगा कि नहीं नाराजगी है कि वो, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा है कि शायद अच्छा चाहते थे और भी लोगों की उम्मीदें थी कुशवाहा जी से कि भाई और भी नेता हमारे साथ होंगे और भी हमारे पास सीट्स होंगे, लेकिन 6 सीट मिला है। देखिए जाहिर सी बात है, गठबंधन धर्म की अपनी भूमिका होती है। हमारे जो नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के बहुत बड़े लीडर हैं, लोहिया आंदोलन की उपज है, मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने लगातार काम किया है और आपको पता होगा कि स्वाभिमानी नेता है। क्योंकि आज के समय में राजनीति में किसी भी नेता में इतना दम नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए 18 में अलायंस छोड़ देना, पार्टी छोड़ देना, जिस समय में उनके पास 3-3 सांसद हुआ करते थे बिहार में, उनके विधायक थे, हालांकि उनकी जीती हुई सीट है, आप पता होगा बसंत कुशवाहा उनकी पार्टी से जीते थे 15 में। तो आपको पता है कि स्वाभिमान उनको बहुत प्यारा है और कार्यकर्ताओं के चहेते हैं, नेताओं के चहेते हैं और पूरे बिहार के नेता हैं वो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। और शेरो शायरी की जहां तक बात रही, तो आपने मनोज झा को नहीं देखा है, मनोज झा का देखा, आपने इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं देखा है, ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि महागठबंधन ने रातों रात सिंबल दिया, वो भी लालू जी के हाथ से, और सुबह सुबह भाई वीरेंद्र सहित तमाम लोग वापस हो रहे हैं। तो सिर्फ अव्वल महागठबंधन में है, इंटैक्ट है। चाहे चिराग पासवान जी का आप देख लें, उपेंद्र कुशवाहा जी का देख ले, और बड़ी पार्टी छोटी पार्टी वाली बात नहीं है। गठबंधन में हर कोई बड़ी पार्टी बनना चाहता है, हर कोई चाहता है ज्यादा, कार्यकर्ता ज्यादा है। आपको पता होगा हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी ने पिछले बार 2020 में 105 सीटों पर चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा की थी, 99 सीटों पर चुनाव लड़े और वैशाली के जंदाहा से आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 45 हजार वोट शाहाबाद क्षेत्र में उठा है। मधुबनी में लास्ट आवर में नॉमिनेशन से एक दिन पहले उनके उम्मीदवार की हरलाखी में एंट्री होती है और वो 7,000-8,000 वोट उठा लेता है, जबकि समय नहीं था, कैंडिडेट परिचय। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बड़े नेता हैं और एनडीए यूनाइट होकर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेगी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जो नेता हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, एक बड़ा चेहरा है, लोग उनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन चूँकि सिंबल की अगर बात करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बारे में, आपने खुद बताया पिछले विधानसभा चुनाव में उस तरह से हम फैल नहीं सके, हम लोगों तक नहीं पहुँच सके। इस बार क्या लग रहा है कि चूँकि समय कम है और तमाम दल के लिए ये परेशानी हो रही है, कैसे इस चुनौती से उभरेंगे? देखिए कोई चुनौती नहीं है। एनडीए मधुबनी में 10 की 10 सीट जीतने जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एनडीए मधुबनी जिले में 10 की 10 सीट जीतने जा रही है और बिहार में हम पुनः 2010 दोहराने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई सरफटौल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो नेताजी द्वारा भेजे गए हैं, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, वो चिराग पासवान जी के उम्मीदवार हैं, वो मोदी जी के उम्मीदवार हैं। और आपको पूरा एनडीए उनके नॉमिनेशन से लेके उनके कैंपेन तक में दिखेगा। तो नई वाली कोई बात नहीं है। और रही सिंबल की बात, तो पिछले बार भी चुनाव एक पार्टी से एनडीए ने लड़ी थी, बहुत क्लोज मार्जिन से, क्योंकि अलायंस में कुछ खटपट सी हो गई थी, उसकी वजह से लूज कर गए थे। नहीं तो पिछले बार भी तो दुर्भाग्यवश एनडीए ने सीट गंवाई है मात्र 6800 के वोट से, तो वो कोई मार्जिन तो है नहीं। और जबकि एनडीए का ही एक मजबूत घटक दल जो कि इस बार साथ है, चिराग पासवान जी का एलजेपी, तो आप देख रहे होंगे कि लमसम 16,000 वोट आ गया था उस पार्टी को। तो आप देख रहे हैं मार्जिन कितना बड़ा है। तो इसमें कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। कैलकुलेशन में आप लोग जीते हुए हैं? कैलकुलेशन में नहीं, हम लोग ग्राउंड पे जीते हुए हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा न उनकी पहुंच है, न हमसे ज्यादा उनकी पकड़ है। और हम लोगों ने संघर्ष किया है पिछले 10 सालों से ये सीट बंधक पड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे जो ललबबुआ विधायक हैं, ये पटना के विधायक हैं, इनको सब कुछ करना है पटना में। ये हैं सफल बिजनेसमैन है, सबका अपना कारोबार होता है, इनका जो भी कारोबार है वो पटना का है। यहाँ पे अच्छा एक बात बताइए, मधुबनी के, आप भी यहीं से हैं, मधुबनी के कौन से विधानसभा में किसी भी पंचायत में आप जाइए और आप पूछिए कि क्या आपके पास विधायक का नंबर है, क्या विधायक से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? आप समझ रहे हैं। जब आप दरभंगा जाते हैं, जब आप सहरसा, सुपौल, आप बेगूसराय जैसे इलाकों में, किसी भी इलाके में जाइए, क्या मधुबनी जैसा घटिया मुख्यालय आपको कहीं दिखता है? जहां मुख्य सड़क पिछले 10 साल से बन रही है और कंप्लीट नहीं हो पाई है, एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। विधायक जी बार बार कहते हैं कि भाई हम करते हैं, एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पा रहा है, नगर निगम के हाथों में चीज़ें आ गई है। उनका अपना एक तर्क है इस पूरे मामले पर। विधायक जी का मूलतः काम क्या है, उनके परिवार का पता है? जो पूर्व में नगर परिषद था उसका चेयरमैन सेट करना, वही उनका काम रहा हुआ है।
तो इस बार तो नगर निगम में डायरेक्ट चुनाव हो गया, तो विधायक जी की वो आजीविका चली गई, और विधायक जी जो ये कह रहे हैं कि नहीं करता, वो आप तो उद्योग मंत्री थे 17 महीनों के लिए, आपने लोहट की चीनी मिल की ईंटें बेच दी। उनके रहते हुए ना स्क्रैप कट गया उद्योग मिल का। उन्होंने कहा ना कि इथेनॉल प्लांट आ रहा है, कहाँ है इथेनॉल प्लांट? शिलान्यास हुआ था, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। उद्योग मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, लोगों को गलतफहमी में डाला, कहा कि इथेनॉल मिल लगेगा, प्लांट बनेगा, औद्योगिक क्रांति होगी, जो कि पंडौल जो इंडस्ट्रियल इलाका है, खासकर मधुबनी का इलाका, वो आप देख रहे हैं कि वहाँ सूता मिल हुआ करती थी, चीनी मिल हुआ करती थी, तो वो सारी मिलें तो कट गई। ठीक है, तो ये जो 17 महीने उद्योग मंत्री रहे, इन्होंने क्या किया? और जब इनसे काम पूछेंगे तो बिहार में जितनी भी योजनाएं मधुबनी जिले में होती हैं, तो ये अपनी चिट्ठी दिखा देंगे, हमने चिट्ठी लिखा। जैसे आपके हाथ में एक लेटर हेड है, आप इसमें आम लताम कुछ भी लिख देंगे, कोई आपको मना तो करने नहीं जा रहा, और अपना नाम लिख के दिखा देंगे कि लो हमने दिखाया। कहाँ है उस पर ज्ञापांक, कहाँ है उस पर पत्रांक, सरकार को कहाँ आपने रेफर किया है, सरकार ने कब आपको उस पर रिवर्ट जवाब दिया? चूंकि किसी भी मंत्री ने काम हो या ना हो, रिवर्ट जवाब तो आता है। कौन से मंत्रालय का इन्होंने पेपर दिखा दें। अब आप मधुबनी की जान रहे कि मधुबनी में लगातार बाढ़ की समस्या आती है, शहर जाम रहता है, किंग्स कैनाल की बात हो, राज कैनाल की बात हो, सारा सब कुछ आप देखिए। कुछ भी हुआ है क्या पिछले 10 सालों में? आप एक बार बताइए, पिछले 10 साल में आपने मधुबनी में क्या बदलाव देखा? कुछ भी बता दीजिए, एक बदलाव दिखा दीजिए। सब कुछ जो भी चीज़ें हो रही है, उनको कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि भाई आज स्टेडियम बन गया, हमारी वजह से बन रहा है, पार्क आया, हमारी वजह से आया। उन्होंने कहा था कि वो मेट्रो ला रहे हैं मधुबनी में। उन्होंने कहा कि हमारा ये विजन है कि आने वाले वक्त में आएगा। उनका एक विजन था, उस विजन के हिसाब से उन्होंने लोहट की स्क्रैप को बेच दिया। ठीक है, ईंटें तक बेच दी उन्होंने, इथेनॉल माल मिल खा गए वो। ठीक, दूसरा विजन था उनका मेट्रो लाना है। मधुबनी की मुख्य सड़क तो वो बनवा नहीं पा रहे। केंद्रीय विद्यालय की लड़ाई जो पिछले 10 सालों से हम लोग लड़ रहे थे, आज सरकार ने घोषणा की है कि मधुबनी जिले में 2-2 केंद्रीय विद्यालय बनेगा। वो मुख्यालय में एक जमीन तक नहीं दे। मैं आपके माध्यम से विधायक जी को चुनौती देता हूं कि वो डीएम से या डीएम को भेजा हुआ एक प्रस्ताव दिखा दें कि उन्होंने कौन सी जमीन पे। आपको पता है दरभंगा या कहीं भी आप जाइएगा, ऑडिटोरियम होता है कि नहीं? हर जिले में ऑडिटोरियम है। मधुबनी जिले में एक भी ऑडिटोरियम है? कहीं भी दिखा दीजिए। यहाँ के लोगों को कल्चरल फेस्ट करना हो, कोई इवेंट करना हो, कोई समारोह करना हो, कहाँ करेंगे वो? आप एक भी सरकारी लाइब्रेरी दिखा दीजिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ की लाइब्रेरी जो है वो बंद पड़ी हुई है। तो विधायक जी ना युवा के लिए लायक हैं। और रही बात बुजुर्गों की, तो यहाँ तो क्षेत्र में वो होते ही नहीं है, वो तो पटना होते हैं लगातार, उनके होटल का कारोबार है, उनका सारा अपना व्यवस्था है, तो वो तो उनकी निजी चीजें हैं। लेकिन विधायक जी का मधुबनी के लिए वो एक काम गिनवा दें तो हम मान जाए कि विधायक ने काम किया है। उनके घर के सामने की जमीन है सराय पोखर, जो सराय पोखर तालाब के लिए बड़ा आंदोलन हुआ। आप विधायक जी के घर के आवास के सामने में जाइएगा, पूरा कचरा दिखेगा आपको, गिले पूरा कचरा। विधायक के गेट के सामने की बात मैं कह रहा हूँ, नाली के आसपास में आपको सैकड़ों चूहे मरे हुए है कि भाई ये सारा काम नगर निगम वालों का है, हमारा काम नहीं है। तो विधायक का काम क्या है? वो हम कहते हैं, हम बार बार लिख करके देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। वो डीएम साहब की चिट्ठी दिखाते हैं कि डीएम साहब ने हमें रिप्लाई दिया कि हमने नगर निगम को ये काम आदेशित किया है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, नगर निगम के अधिशासी बोर्ड में बैठने का अधिकार तो विधायक को भी है। जब वो स्थायी समिति की बैठक होती है तो वो भी, उन्होंने आज तक बताएं कि उन्होंने वो उस बैठक में कब शामिल हुए और उन्होंने क्या फलीभूत कराया है। अच्छा, एक सिंपल सी बात, मधुबनी में 2 बड़े विद्यालय हैं, वाटसन है, वाटसन है, सोढ़ी हाई स्कूल है और शिवगंगा है। आपको पता होगा इनके अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते हैं। दुर्व्यवस्था पता है आपको ना? वाटसन की क्या स्थिति है, शिवगंगा की क्या स्थिति है, क्या पढ़ाई सुचारू रूप से है, क्या बेहतर रूप से है? वो लगातार वहाँ पे अतिक्रमण होता जा रहा है। क्या विधायक ने कभी बोला, विधायक ने कभी बात की इन सब मुद्दों पे? तो शिक्षा, और रही बात स्वास्थ्य की, अब ये तो सरकार में भी थे, 17 महीने मंत्री थे। आप सदर अस्पताल की व्यवस्था आपने देखी है उस ड्यूरेशन में क्या रही है। तो इनका काम है कि सिर्फ पटना रहना। अभी चुनाव का समय आया है तो मीठा मीठा बोलेंगे, और इनका सबसे फेवरेट है कि कुछ भी होता है तो ये अपने घर परिवार पे, पिताजी के नाम पे, चूँकि इनके पिताजी एक अच्छे व्यक्ति रहे हैं, व्यक्तित्व रहे हैं, तो उनके नाम पे खेप जाना, इसके अलावा तो इनकी कोई उपयोगिता नहीं है इस मधुबनी में। पटना से बार बार आप कहीं ना कहीं उन्हें रिलेट कर रहे हैं, चूँकि आनंद माधव जी की अगर बात की जाए, मधुबनी में कम नजर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विधायक कौन है यहाँ का? भीतू समीर जी। समीर जी, और कितने साल से हैं? 10 सालों से। और वो कहाँ है? पटना में।
एक भी इवेंट, अच्छा एक बात बताइए, वो अपने पिताजी के नाम पर, यहाँ युवाओं की जगह है ना, युवाओं का लगातार मांग रहा है स्टेडियम 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 का आपको पता ही है कि अभी तक अटका पड़ा हुआ था, ठीक है। आप समझिए कि ये स्पोर्ट्समैन बताते हैं अपने आप को, स्पोर्ट्स लवर, और ये अपने पिताजी के नाम पे स्टेडियम का नाम चाहते हैं सदन, वो सेकेंडरी चीज है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये फुटबॉल का एक बहुत बड़ा आयोजन करवाते हैं। कहां पे करवाते हैं जी? पटना में। क्यों? ये फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष बनते हैं कहां पे? पटना में। अच्छा सिंपल सी बात है, यहाँ ये मार्केट है, व्यवसायियों का इलाका है, आप हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आप मधुबनी के जयनगर में चले जाइए, चेंबर ऑफ कॉमर्स वहां सुचारू रूप से चल रहा होगा। व्यवसायियों को क्या चाहिए? एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी फैसिलिटी, खुद भी व्यवसायी वर्ग से आते हैं। क्या यहाँ चेंबर ऑफ कॉमर्स चल रहा है? क्या व्यवसायियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है? भाई हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? पटना में गए, पटना में बाज़ाब्ता एक बड़ी रैली करवाया इन्होंने। अच्छा। अभी हाल ही में कोई वैश्य समाज का एक बड़ा आंदोलन हुआ इन लोगों। हमने सिंपली पूछा, व्यवसायी वर्ग से आप आते हैं, वैश्य समाज के हित की बात करते हैं, क्या मधुबनी में चेंबर ऑफ कॉमर्स फंक्शनिंग है? नहीं है। व्यवसायियों के, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज की बात करें, आपने व्यवसायियों के लिए कब बात की है? अभी आपको कुछ दिन पहले एक घटना हुई है व्यवसायी वर्ग के साथ में, उस इलाके में खौफ का माहौल है। खौफ का माहौल है, आप भी जान रहे हैं। इन्होंने कब पुलिस प्रशासन से बात की? कब उन व्यवसायियों से मुलाकात की? कब उस खौफ के दौर से उबारा? इनको कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो मांग भी किया कि भाई जिसकी टर्नओवर 10 लाख से प्लस है उसको बाज़ाब्ता लाइसेंस दिया जाए। कहाँ मांग की? कहाँ मांग की? मैं तो कहता हूँ कि विधायक जी ने यहाँ पे लोगों से जनसंवाद आखिरी बार कब किया था? विधायक हैं, सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में होते हैं, इन्होंने आखिरी बार जनसंवाद कब किया था? और ये विधायक नहीं है, इनको जिताया जाता है। क्या लग रहा है कैसे, क्योंकि 10 साल अगर वो जीते हैं, क्या एनडीए काउंटर नहीं कर पाई उस लिहाज से? नहीं, देखिए दोनों ही बार ये गलती से विधायक बन गए हैं। अच्छा, ठीक है। पहली बार 500-550 वोट से विधायक बने, वो तो मार्जिन ऑफ एरर है, आप भी समझते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से चल रहे तो मार्जिन ऑफ एरर से निकल गए। दूसरी बार आपको पता है, पिछले बार का पूरा ब्यौरा उठाएं तो ये चुनाव हार गए हैं। 6800 वोट से ये चुनाव जीते हैं। और मैंने फिर बताया कि एनडीए के दो उम्मीदवार, चिराग फैक्टर ही नहीं, एनडीए के जो पूर्व विधायक थे वो भी चुनाव लड़ गए, और दो लोगों ने मिलकर 24-25 हजार वोट एनडीए का वोट, उन्होंने एनडीए का वोट। कौन उड़ाने वाले? आप बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। इस बार हो गया समझौता? अरे ना, समझौता वाली कोई बात ही नहीं है। हमने आपसे कहा इस बार प्रधानमंत्री की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री की वजह से 400 जहां लोगों को मिल रहा था वहां 1100 मिल रहा है। सारी स्कीमों की बाढ़ आई हुई है, इतनी सारी नौकरियां मिली हैं। आपको पता है कि यहाँ पे 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। तो यहाँ बचा क्या है? मतलब अभी 10,000 प्रधानमंत्री होंगे इस बार। हमने फिर कहा प्रधानमंत्री देश के लिए और नीतीश कुमार प्रदेश के लिए। नीतीश जी सब राजी हैं जी? नीतीश जी पे सब राजी हैं। नीतीश जी पे क्या? अब एनडीए का नारा है, यही तो कहा जा रहा है ना, एनडीए का नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश। क्योंकि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो बस नीतीश जी को खत्म करना चाह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है देश में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके नेतृत्व में ये फिक्स है एनडीए 2010 दोहराने जा रही है, 25 से 30 फिर से नीतीश। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, चूंकि प्रदेश महासचिव के तौर पर हैं आप आरएलएम में, मधुबनी को ही अगर देख करके चलें, क्या कुछ सोचा है कि अगर आप लोग जीतते हैं, क्या कुछ चंद 4-5 काम होगा हम जिस पर पहली कैबिनेट में काम करवाना पसंद करेंगे? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा कि हम बंधक छोड़ाना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से यहाँ एक निकम्मा प्रतिनिधि है जिसने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ चिट्ठी और लफेबाजी की है। हमारी पहली प्राथमिकता है, चूंकि मैं खुद एक युवा हूँ, मधुबनी से हूँ, तो हमारा एक सबसे पहला काम होगा कि मधुबनी में एक शानदार ऑडिटोरियम बने, लाइब्रेरी व्यवस्थित रूप से सरकारी लाइब्रेरियाँ चालू हो, ताकि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो दीदियाँ हैं या हमारी जो छोटी बहनें हैं, उनके पढ़ाई की सुचारू रूप से व्यवस्था हो। तो हमारा पहला प्राथमिकता है यूथ के लिए इन सब चीज़ों का, स्टेडियम समय से और बेहतर रूप से कंप्लीट हो। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है इस मधुबनी ज़िले में,
जो हमारे विधानसभा का क्षेत्र है, वहां जो इन्होंने लफेबाजी की, और लफेबाजी के नाम पे जो जनता को यहाँ ठगा है, जो लोहट चीनी मिल में इन्होंने प्लांट कटवा दिया, जो स्क्रैप के नाम पे करोड़ों का स्क्रैप इन्होंने कटवा दिया, जो इथेनॉल मिल का इन्होंने झूठा प्रलोभन देके करवाया था, वहां सही में फैक्ट्री लगे। तो इस पंचवर्षीय फैक्ट्री लगा नहीं, क्योंकि जिस वक्त शिलान्यास हुआ था, मैं गया था, अशोक जी आए हुए थे, बचौल जी थे, तमाम बड़े फिगर मधुबनी के पहुंचे थे। बाज़ाब्ता एक शिलान्यास हुआ था, एक कंपनी आई थी, बाद में पता चला कि भाई ये कंपनी फिर चली। देखिए, ये तो मान लीजिए अनऑफिशियल चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता रहा हूँ, जिन कंपनी से बात हुई थी उस समय हम लोगों ने जन आंदोलन किया था। पूरे मधुबनी ने जन आंदोलन देखा है कि लोहट चीनी मिल का जो स्क्रैप कट रहा था, हम लोगों ने विशाल जन आंदोलन किया था, और उस जन आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ पे लेबरों का भुगतान हुआ था, जो 30 साल 25 साल से बकाया भुगतान था। और इसके अलावा उस समय में बस यही कहा गया था कि यहाँ प्लांट लगेगा। और मैं आपको आज आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि विधायक जी ने उद्योग मंत्री होते हुए उस कंपनी से 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी थी। रिश्वत 3 करोड़ रुपए इंस्टॉलेशन के लिए वो कंपनी वापस चली गई, बस इस वजह से। अब जो यहाँ का विधायक है, जो बिहार का उद्योग मंत्री है, वो 3 करोड़ रुपया, आप समझ रहे हैं, तो जो कंपनी आई नहीं है, जिसने बस शिलान्यास किया है, उससे आप 3 करोड़ ले रहे हैं, मांग रहे हैं, वो वापस चली गई। क्योंकि उस समय हम लोगों की बात भी हुई थी उसके एमडी से, तो उन्होंने अनऑफिशियल यही बताया कि मजबूरी है, उद्योग मंत्री ही करप्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ प्रियरंजन जी थे, जिन्होंने अपने नेता, अपने प्रतिनिधि के बारे में तमाम अपनी बातें रखी है, और कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक से एक नाराज़गी है और उनके किए गए कार्यशैली पर इन्होंने सवाल उठाए। बात चाहे उद्योग मंत्री के तौर पर हो या मधुबनी विधानसभा के विधायक के तौर पर हो, उनकी नाकामयाबियों का एक बड़ा फहरिस्त इन्होंने गिनाने का काम किया है। वक्त बताएगा कि जनता क्या चाहती है, लेकिन चूँकि इस बार मधुबनी में विधानसभा का चुनाव बस कुछ हफ्तों के बाद होना है, तो ये तय जनता ही करेगी कि कौन अगला विधायक होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, और माधव आनंद जी जो हैं उनको लेकर के आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रेरणा जी, आभार, धन्यवाद।